टॉपिक है आकलन, मापन और मूल्यांकन। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी मापनी यानी कौन सा स्केल सबसे अच्छा है। तो देखिए, मापन का मतलब क्या होता है? मापना, यानी जहां डेटा संख्याओं में आए, जहां डेटा डिजिट में आए, संख्याओं में मात्रात्मक तौर पर डेटा मिले। तो यार 4 तरीके की मापनी होती है मेरे भाई, और चारों तरीके की मापनी को याद करने की एक ट्रिक है NOIR। क्या है ट्रिक? तो ट्रिक है NOIR। NOIR एक ट्रिक है। N का मतलब है नॉमिनल, यानी कि शाब्दिक माप, जिसमें जैसे आपका नाम क्या है, तो मैंने आपका अल्फाबेट के हिसाब से आपके नाम को कि भैया के नाम वालों का एक ग्रुप बना दो, ची नाम वालों का एक ग्रुप बना दो, लड़कों का एक ग्रुप बना दो, लड़कियों का एक ग्रुप बना दीजिए। तो इसको बोलते हैं नॉमिनल या शाब्दिक मापनी, जिसमें आप गुणों के बेसिस पर, विशेषताओं के बेसिस पर चीजों के ग्रुप बना देते हैं। ठीक सर। दूसरी आती है ऑर्डिनल, NO, ऑर्डिनल यानी क्रमिक मापनी, जिसमें आप क्रम देते हो, जैसे 1 2 3 4, किसको फर्स्ट पोजीशन, किसको सेकंड, किसको थर्ड, किसको फोर्थ पोजीशन, घटते या बढ़ते क्रम कैसे भी दे सकते हो। आई से आती है इंटरवल स्केल, यानी अंतराल मापनी। अब दो लोग हैं, दोनों लोग एग्जाम दे रहे हैं, दोनों के एग्जाम सेम थोड़ी ना आ सकते हैं नंबर, तो उसमें कितना अंतराल रहा, कितना इंटरवल रहा। तो आई से होती है अंतराल मापनी यानी इंटरवल स्केल, जिसमें दो लोगों की परफॉर्मेंस में कितना अंतर है उसको संख्या में बताया जाता है। और सबसे अच्छी मानी जाती है आर, यानी रेशो, अनुपात मापनी, सबसे बेस्ट माना जाता है इसे। क्यों? क्योंकि इसमें अंतराल मापनी के सारे गुण के साथ परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो भी मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? एब्सोल्यूट जीरो भी मौजूद होता है। यानी रेशो जब हम निकालते हैं, है ना, दो चीजों का, तो उसमें हम देखते हैं कि एक कोई पीक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ठीक, परम शून्य। तो इसमें अंतराल मापनी के सभी गुण होते हैं, साथ में क्या होता है? परम शून्य भी होता है। डन हो गया जी, बहुत बढ़िया। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन का हिस्सा शुरू होता है। हमसे पूछा जाता है एक अच्छे टेस्ट के, एक अच्छे मूल्यांकन के, एक अच्छे मापन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आपसे जरूर पूछा जाता है कि क्या विशेषताएं होती है। तो भाई देखो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा और 1 नंबर कटेगा नहीं। ठीक, तो सबसे पहली विशेषता होती है वैधता। वैधता का मतलब वैलिडिटी। तो आपने फोन पे सुना होगा ना, क्या बोलते हैं? आपके प्लान की वैधता आज रात 11:59 पर समाप्त हो जाएगी। अपनी सेवाओं को सुचारू रखने के लिए कृपया करके फोन पे फलाने ढिकाने रुपए का रिचार्ज कर। तो क्या है ये? वैधता। इसको क्या कहते हैं साहब? वैलिडिटी। इसका मतलब ये फोन जिस उद्देश्य के लिए आप रिचार्ज करते हो, क्या उद्देश्य है कि हम भैया यूट्यूब पर अच्छे तरीके से अच्छी पढ़ने वाली वीडियोस देख पाए, है ना, रील तो देखते ही हैं लेकिन पढ़ने वाली वीडियोस देख पाए। इसके अलावा हमें कुछ अपनी चीजों को सोशल मीडिया पे शेयर करना हो वो कर पाए, हम अपने लोगों से बात कर पाए। इस यही तो उद्देश्य है इस फोन का। बाकी कौन सा हमें इस फोन में पबजी खेलनी है भाई, यही तो उद्देश्य है। तो ये आपका जो प्लान, जो डेटा का आप रिचार्ज कराते हो, क्या उद्देश्य है कि हम भैया यूट्यूब पर अच्छे तरीके से अच्छी पढ़ने वाली वीडियोस देख पाए, है ना, रील तो देखते ही हैं लेकिन पढ़ने वाली वीडियोस देख पाए। इसके अलावा हमें कुछ अपनी चीजों को सोशल मीडिया पे शेयर करना हो वो कर पाए, हम अपने लोगों से बात कर पाए। इस यही तो उद्देश्य है इस फोन का। बाकी कौन सा हमें इस फोन में पबजी खेलनी है भाई, यही तो उद्देश्य है। तो ये आपका जो प्लान, जो डेटा का आप रिचार्ज कराते हो, तो ये आपके उस उद्देश्य की पूर्ति करता है। ऐसे ही जब आप टेस्ट लेते हो तो हर टेस्ट के एक रीजन होता है, एक उद्देश्य होता है। अगर आपका पेपर जिस उद्देश्य के लिए आपने वो पेपर बनाया था, आपका पेपर उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है, यानी जो चीज चेक करने के लिए आपने वो पेपर बनाया था, आपका पेपर वही चीज चेक कर रहा है, तो आपका पेपर वैलिड माना जाएगा। यानी मैथ्स का टीचर ये ना देखे कि राम की मात्रा में क्या गलती कर दी, रमा कर दिया, कि श्याम की मात्रा में क्या गलती कर दी। अरे भाई, आप मैथ्स की कैलकुलेशन देखो। तो वैलिडिटी या वैधता का मतलब होता है जिस उद्देश्य के लिए उस पेपर को बनाया गया है, आपका जो पेपर है उसी उद्देश्य की पूर्ति करे। दूसरा, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, जो आजकल के पेपर में रह नहीं गई है। रिलायबिलिटी का मतलब कभी भी पेपर कराओ, परिणाम हमेशा सेम आएंगे, परिणाम हमेशा सेम आएंगे, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि उत्तर फिक्स्ड होंगे। उत्तर फिक्स्ड होने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ये नहीं कि लॉन्ग आंसर लिखे। अब लॉन्ग आंसर में मैं अपने खुद की विचार मेरे प्रभावी होंगे और चेक करने वाला हो सकता है मेरे विचारों से एकदम सहमत ना हो, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी सिनेरियो में क्या करना होगा? ऐसी सिनेरियो में एक ही चीज करनी होगी, क्या कि क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड में हो, ताकि फिक्स्ड उत्तर हो, ताकि चेक करने वाले के अपनी पूर्वाग्रह कि नहीं मैं तो साहब सरकार विरोधी कोई बात नहीं सुनना चाहता,
या मैं तो सरकार विरोधी ही बात सुनना चाहता हूँ, इसने सरकार के फेवर में क्यों लिख दिया। तो ऐसी किसी भी सोच का प्रभाव नंबरों पर न पड़ पाए। फिर आता है विभेदीकरण, कि पेपर ऐसा होना चाहिए जो मतलब प्रतिभाशाली बच्चे और सामान्य बच्चे और सामान्य से थोड़ा सा नीचे वाले जो बच्चे जिनको जरूरत है ज्यादा हेल्प की, ऐसे बच्चों को फाइंड आउट कर सके। समग्रता, पेपर किसी एक ही चैप्टर से नहीं होना चाहिए भाई साहब, पूरे सिलेबस से होना चाहिए। उद्देश्यनिष्ठता, पर्पसफुल होना चाहिए पेपर, जिस उद्देश्य के लिए आपने पेपर बनाया वो उद्देश्य की पूर्ति करे। व्यापकता, पूरे पाठ्यक्रम से हो, बच्चे की अलग अलग जो विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, चेक करे। व्यावहारिकता, प्रैक्टिकल होना चाहिए पेपर, ऐसा नहीं कि आपने पेपर इतना लेंथी बना दिया है और समय कम है और आप कह रहे हो नहीं पढ़ने वाला बच्चा होता तो कर लेता। अरे साहब ऐसा भी नहीं होना चाहिए पेपर। मितव्ययी होना चाहिए, समय की और किसकी, समय की ऊर्जा की बचत हो। मानकीकृत होना चाहिए, यानी पेपर के कुछ निश्चित नियम होने चाहिए जो हर व्यक्ति माने, तो मानकीकृत भी होना चाहिए। तारतम्यता होनी चाहिए, क्रमबद्धता, प्रॉपरली सीक्वेंस में होना चाहिए पेपर। ठीक साहब। अब इसके अलावा आता है, आपसे पूछा जाता है कि आकलन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आकलन आप देखते हैं तो आकलन मुख्यतः 3 प्रकार के आप आकलन को रखते हैं। एक आकलन अधिगम के लिए आकलन, इसको बोलते हो असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब देखो असेसमेंट फॉर, इसमें एफ पहले है तो एफ से लगा देना, एफ फॉर फॉर्मेटिव। तो ये रचनात्मक आकलन जो होता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो आप असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि वो लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए आप आकलन कर रहे हो। तो ये फॉर्मेटिव आकलन होता है। फॉर में एफ पहले आ गया तो ये फॉर्मेटिव है, यानी आप पेन पेपर टेस्ट लेके ये नहीं चेक कर रहे कि बच्चे को कितना आता है, आप ये देख रहे हो कि बेटा तेरे सीखने में कोई कमी रह गई हो तो ला उसे मैं सुधार दूं, उसको हम सही कर दें। तो ये कभी भी हो सकता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए, अधिगम को बेहतर बनाने के लिए जो आकलन है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये कभी भी हो सकता है, पढ़ाने से पहले भी हो सकता है, पढ़ाने के दौरान भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उद्देश्य क्या है इसका, बच्चों की कमियों का पता लगाकर उन्हें सुधार करना। तो ये फीडबैक दिया जाता है और सुधारात्मक है ये नेचर। हमारा उद्देश्य है अधिगम के लिए आकलन कर रहे हैं साहब, बहुत बेहतर बनाने के लिए। तो ये सुधारात्मक है, जैसे आपने डिबेट कराया, क्विज कराया, रोल प्ले कराया, प्रोजेक्ट कराया, जो कमियां थी उनको दूर कर दिया। फिर आता है अधिगम का आकलन, ऑफ अधिगम का आकलन। अब साहब आपने कितना सीखा उसका आप आकलन कर रहे हो। तो ऑफ से कोड याद रखना, ओवर। ऑफ से कोड क्या याद रखना, ओवर याद रखना, ओवर। यानी जब पूरा सिलेबस ओवर हो जाता है तब ये होता है। क्या कहोगे, जब पूरा सिलेबस ओवर हो जाता है तब ये होता है गुड्डा। तो ऑफ से हो गया ओवर। तो ये कब होता है, निश्चित टाइम पीरियड में या पूरा सिलेबस जब अंत हो जाए तब होता है। तो इसको योगात्मक आकलन भी कहते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों ने कितना सीखा। ये सुधारात्मक नहीं है, आप देखते हो पास या फेल कितना हुआ। अब तो पेन पेपर टेस्ट लेते हो, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। फिर तीसरा होता है अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, जहां बच्चा खुद का मूल्यांकन खुद करता है। तो सबसे अच्छा है भाई कि बच्चा खुद से एनालाइज करने लगे कि मेरी कमियां क्या हैं, तो ज्यादा बेहतर है साहब। बच्चा अपनी कमियों को खुद से पहचानता है, उन्हें दूर करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। इसके अलावा एक और आता है, देखो भैया 2 मिनट समझ लो, मानक संदर्भित आकलन। मानक संदर्भित आकलन, इसको हम बोलते हैं गुड्डा, मानक संदर्भित आकलन को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड। क्या बोलते हैं, नॉर्म रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट आप बोलते हो। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मानक, मानक का कोड तुम बनाना मानव। क्या बनाना, कोड मानव। और आज का मानव क्या करता है बेटा, एक दूसरे से तुलना। तो जहां आप एक बच्चे के नंबर की तुलना दूसरे बच्चे से करते हो, है ना, तो उसको आप कैसा टेस्ट मानते हो, मानक संदर्भित टेस्ट मानते हो। जैसे स्कूल के अंदर टेस्ट होता है ना, मानक संदर्भित होता है, एक बच्चे के नंबर कितने आए, दूसरे के कितने आए, कौन फर्स्ट रहा, कौन सेकंड रहा, यही तो होता है। तो ये होता है मानक संदर्भित आकलन। तो बुरा है, तो क्या याद रखना, मानक से याद रखना, मानक। और आजकल का मानव अपने से ज्यादा ये देखता है, ओ मेरे पास एक ही गाड़ी है, मेरे पड़ोसी के पास 2 कार आ गई, साहब मेरे पास तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो तुलना में ही जीवन खराब। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं निकष संदर्भित, निकष संदर्भित, क्या कहते हैं, निकष संदर्भित परीक्षण। क्या कहते हैं गुड्डा जी, निकष संदर्भित परीक्षण उसको हम बोलते हैं, निकष संदर्भित परीक्षण उसको हम बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं क्राइटेरिया। क्या कहते हैं बेटा जी, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं गुड्डा। इसके अंदर क्या होता है, हमने क्राइटेरिया बना दिया कि साहब पहले से डिसाइडेड है ये क्राइटेरिया कि 90 नंबर चाहिए यूपीटेट के अंदर पास होने वाले को, सीटेट के अंदर पास होने वाले को। तो जो यहां तक पहुंच गया 90 नंबर तक वो पास है, बाकी भैया कम वाला फेल है, उससे ज्यादा ले आया तो और अच्छी बात है।
तो हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया पहले से बना देते हैं, फिर उस हिसाब से देखते हैं कि बच्चे के नंबर कितने आए। तो क्राइटेरिया के हिसाब से, पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के हिसाब से आपकी प्रगति की तुलना करना। इसका उद्देश्य क्या है, ताकि आपको उस क्राइटेरिया तक पहुंचाने के लिए और कितनी मेहनत करनी है वो करवाई जाए। तो ये अच्छा है, ये गंदा है बाबू। ठीक है, आ जाइए साहब, क्लियर हो गया। तो याद रखना मापन की चारों मापनियों के लिए NOIR है ना, NOIR मैंने आपको याद कराया, N सबसे निचला शाब्दिक और R रेशियो सबसे बेस्ट। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर से F का मतलब फॉर्मेटिव यानी फ्यूचर में इंप्रूवमेंट करने के लिए, इसीलिए टीचर यहाँ फीडबैक देता है। ऑफ लर्निंग में O यानी जब ओवर हो जाए, जब पढ़ाई समाप्त हो जाए, सिलेबस खत्म हो जाए, तब होता है। और हम ये देखते हैं कि पास आउट करना है या इन करना है। ठीक है ना, तो याद रहेगा ऑफ लर्निंग। बढ़िया से एक ट्रिक समझा दी मैंने आपको। एज लर्निंग का मतलब क्या है, एनालिसिस करना खुद का। तो मुझे उम्मीद है कि अब इस चैप्टर से आने वाली सभी महत्वपूर्ण तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आप इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, 5 मिनट में आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसी तरीके की बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने के लिए शॉर्ट वीडियोस को देखते रहिए।